नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। मराठी में प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। वही मैं पहले से पिछले 3-4 साल से हिंदी वीडियो डाल रहा था। लेकिन अब हिंदी वालों के लिए अलग से प्रतिवाद नाम का यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी के सिंबल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज फिर से दिल्ली पर बात करना जरूरी है, क्योंकि जब बोल रहा हूं तो सिर्फ एक दिन प्रचार का बचा है। क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के लिए वोटिंग होने वाला है, मतदान होने वाला है। तो 5 तारीख को वोटिंग होगा। तो उससे 48 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले, 3 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए प्रचार का काम बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो आखिरी दिन बचे हैं, उसमें जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है दिल्ली की विधानसभा के बारे में, वो बताना मैं जरूरी समझता हूं। अब दिल्ली के विधानसभा के जो आंकड़े हो गए, वो मतगणना के बाद आ जाएंगे। लेकिन एक बात पिछले कुछ चुनाव के बाद नई घटी है, वो आपके सामने पेश करना मुझे जरूर लगता है, आवश्यक लगता है। हम देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से कोई भी छोटा मोटा चुनाव हो तो सर्वे, ओपिनियन पोल, इनकी बारिश शुरू हो जाती है। आकलन विश्लेषण तो चलता रहता है। वो ओपिनियन पोल का जमाना आने से पहले पॉलिटिकल एनालिसिस चलता रहा है। चुनाव के पहले हर पत्रकार या राजनीतिक जो विश्लेषक है, वो अपने अपने अंदाज हमेशा व्यक्त करता आया है। लेकिन पिछले 40 साल में आहिस्ते आहिस्ते ओपिनियन पोल का जमाना आ गया। ओपिनियन पोल के बाद एग्जिट पोल आ गया। लेकिन इसकी इसकी इतनी भरमार हो गई कि आधे से ज्यादा झूठे साबित होने लगे, फेल हो गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में मानो सब के सब ओपिनियन पोल फेल हो रहे। कोई एक आध सही निकलता है तो लोगों का भरोसा उठ गया। और शायद दिल्ली का विधानसभा चुनाव ये पहला चुनाव ऐसा होगा कि चुनाव का मतदान नजदीक आ गया, प्रचार बंद होने का समय आ गया, लेकिन कोई भी बड़ी एजेंसी दिल्ली विधानसभा के लिए अपना ओपिनियन पोल सर्वे डिक्लेयर नहीं कर रही है। हाँ, वो ट्रैकिंग ट्रैकर वगैरह वो चलते हैं, वो छोड़ दो। वो हर 6 महीने में मेरा ख्याल है सी वोटर वगैरह ऐसा कुछ ट्रैकर चलाते हैं। लेकिन वो छोड़ दे तो जितनी सारी एजेंसियां लोकसभा विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतर पड़ती है और 2-2 3-3 महीने पहले से इसका सर्वे शुरू कर देते हैं, ओपिनियन पोल के आंकड़े पेश करते हैं, वोटिंग परसेंटेज बताते हैं, किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, फिर उसके आधार पर किसको कितनी सीटें मिलेगी। जबकि गठबंधन नहीं बनते, पार्टियों में गठबंधन नहीं बनता, सीट का बंटवारा नहीं होता, तो भी ये ऐसे जो चुनाव के ओपिनियन पोल वाले होते हैं, वो अपने तरफ से पार्टियों को सीटें भी दे देते। क्योंकि हमारा ओपिनियन पोल ये बोलता है कि इस पार्टी को इतने वोट मिलेंगे, उस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी, ये बोल देते। लेकिन ये पहले बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव ऐसा आ रहा है कि इसके बारे में बोलने को ओपिनियन पोल वाले जो पोलस्टर है वो भी डरते हैं। और इसका कारण साफ है। पिछली 2024 की लोकसभा चुनाव में जितने सारे ओपिनियन पोल सामने आ गए थे, एग्जिट पोल आ गए थे, वो सब के सब फंस गए थे। सब के सब फंस गए थे। वह बुरी तरह से फंस गए थे, झूठे साबित हुए थे। और इसलिए सब के सब आज डरे हुए हैं। डरे हुए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वोटर क्या खेल कर रहा है। हमेशा ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे जैसे होते, वो तो बोलते कि शरद पवार ने ये गेम किया, राहुल गांधी ने खेल पलट दिया, ममता दीदी ने खेला कर दिया, बोलते हैं हम लोग।
लेकिन आजकल एक बात समझ में आ रही है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर चुनाव के मैदान में, अखाड़े में कौन है, तो वो है मतदाता यानी वोटर। वो राजनीति के खिलाड़ी यानी पॉलिटिकल पार्टी या राजकीय नेता जो होते हैं, उनको भी वोटर का अंदाजा नहीं आता। और जो खुद को चुनाव शास्त्री समझते हैं, ऐसे जो सर्वे करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले पोलस्टर है, उनको भी ये मतदाता देखते देखते उल्लू बनाकर निकल जाता है। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव फंसा था, उसके बाद 4 महीने में हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का चुनाव आ गया। उसमें भी जो सर्वे सामने लाए गए वो झूठे साबित हुए, गलत साबित हुए। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आ गया, विधानसभा का। दोनों जगह अपने अपने तरीके से पोलस्टर ने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल रखे थे, वो भी फेल हो गए। महाराष्ट्र में तो मानो सुनामी आ गई, किसी को भी, बीच जीतने वालों को भी अंदाज नहीं था, हारने वालों को भी अंदाज नहीं था। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव तो बिल्कुल अजीब था। जीतने वाले या हारने वाले भी अपनी जीत की या हार की गारंटी नहीं दे सकते थे। इतना चमत्कार वोटर ने करके दिखाया। मतलब सबसे बड़ा खिलाड़ी चुनाव के मैदान में अगर कोई होगा तो वो खुद मतदाता है, ना कि पार्टियां है, ना कि पार्टियों के बड़े नेता है। जिस महाराष्ट्र में 48 में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी या इंडी अलायंस जीत गई थी, और एनडीए या महायुति महाराष्ट्र की सिर्फ 17 सीट पर सिमट गई थी लोकसभा में, यानी 1/3 एक साइड और 2/3 दूसरी साइड, ऐसी हालत थी। वो इतना पलट गया कि मानो 85% महायुति की तरफ वोट आ गया, सीटें आ गई। तो इसलिए सिर्फ वोटर, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां या उनके नेता वोटर से डरते नहीं आजकल, तो पोलस्टर भी डरने लगे। हम कुछ बोल देंगे और कर पूरा का पूरा गेम उल्टा हो जाए। इसका कारण ये होता है, हमें समझना चाहिए, जब ओपिनियन पोल होता है तो ओपिनियन पोल का आधार जो होता है वो पिछले चुनाव के आंकड़े होते हैं। वो कभी लोकसभा का चुनाव होगा, कभी विधानसभा का चुनाव हुआ। अब विधानसभा का चुनाव होता है तो पिछले 5 साल का लेते हैं, लोकसभा का होगा तो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले का आंकड़ा लेते हैं। तो उस पर ओपिनियन पोल आधारित होता है। लेकिन एग्जिट पोल अलग होता है। एग्जिट पोल का मतलब ये होता है कि वोटर वोट देकर सेंटर से बाहर निकलता है, उसको पूछकर जो परसेंटेज और आंकड़े निकाले जाते हैं उसके आधार पर एग्जिट पोल की सीटें वगैरह डिक्लेयर कर दी जाती है। लेकिन एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, दोनों में पोलस्टर फेल हो गए। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की विधानसभा में कोई बड़ी एजेंसी या कंपनी, सर्वे कंपनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि भाई दिल्ली के चुनाव का अंदाजा दे दे। और इसका एक कारण साफ है कि 2015 और 2020 में सुनामी की तरह से आम आदमी पार्टी जीत गई थी। जो पार्टी 8 महीने पहले लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया था आम आदमी पार्टी का, वो 70 में से 67 सीटें जीत जाती है। जिसका 2019 में लोकसभा में सुपड़ा साफ हो जाता है, वही आम आदमी पार्टी 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें चुनकर आती है। यानी दोनों बार या इधर सुनामी होती है या उधर सुनामी होती है। तो बेचारे पोलस्टर अंदाज कहां से बांधे, क्योंकि जितना फ्लोटिंग वोटर बढ़ जाता है। फ्लोटिंग वोटर का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग वोटर का मतलब हर चुनाव में जो वोटर अपना मत बदल देता है। अब देखिए, 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, दिल्ली का लोकसभा का चुनाव हम देखें तो बीजेपी को 52 से लेकर 56-57% तक वोट मिला है दिल्ली का। यानी आधे, आधा ही नहीं, आधे से भी बहुत ज्यादा। तीनों लोकसभा में 14, 19 और 24
बीजेपी को मिला है। लेकिन उसके 8 महीने बाद दो चुनाव हो गए, 2015 और 2020। तो बीजेपी 32-33 पर और 37-38 पर आकर अटक गई परसेंटेज में। और जो पार्टी 20-25-26% वाली आम आदमी पार्टी एकदम शूट ऑफ होकर 50% से आगे विधानसभा में 8 महीने में चली गई। तो इसलिए पोलस्टर भी डरते हैं कि हम अंदाज करें तो कैसे करें, क्योंकि जो वोटर, अब देखिए, अगर बीजेपी को 32%, 52% से 32% पर आ जाती है, उसका मतलब 20% उसका वोटर उठकर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। अगर 38% में से 56% में से 38% बीजेपी के पास बच गए 5 साल पहले, मतलब ये कि कम से कम 17-18% बीजेपी का लोकसभा का वोटर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास चला गया। उसको फ्लोटिंग वोटर बोलते। वो यहां से वहां जाता है, वहां से यहां आता है। तो ये फ्लोटिंग वोटर का आंकड़ा और परसेंटेज, प्रतिशत जितना बढ़ता है, उतना सर्वे लेकर भी इलेक्शन का अंदाज बनाना, चुनाव का आंकड़े बनाना मुश्किल बन जाता है। क्योंकि उसमें फ्लोटिंग वोटर कितना है उसका अंदाज पोलस्टर को भी आता नहीं है। और अगर प्रतिशत के आंकड़े गलत हो गए तो अल्टीमेटली सीटों के आंकड़े गलत हो जाते। तो ये बात से निकलकर उनको अंदाज बनाना है। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो फ्लोटिंग वोटर है, आंकड़े इधर से उधर हो जाते हैं, उसका अंदाज बनाकर ही चुनाव के अखाड़े में उतरने वाले जो राजनीतिक दल है, उनको भी चुनाव उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और शायद ये बात बीजेपी समझ चुकी है। इसलिए इस बार बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर या बीजेपी के पॉपुलैरिटी पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा समीकरण बनाकर और रणनीति बनाकर हमको चुनाव लड़ना है। और चुनाव किसके किसके साथ लड़ना है, किसके भरोसे लड़ना है, ये पहले बीजेपी ने इस बार तय किया। बीजेपी ने यह तय किया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो मैदान में हमारे सामने है, लेकिन हमको संभ्रमित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर फ्लोटिंग वोटर है। जो वोटर लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ आ जाता है और विधानसभा में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है, वो जो हमको संभ्रमित करने वाला वोटर है, लुपा छुपी खेलने वाला वोटर है, उसको साथ रख के खेलना पड़ेगा। ये बीजेपी ने ताड़ लिया है, समझ लिया है। और इसलिए जो वोटर लोकसभा में अपने साथ आया है, उस वोटर को विधानसभा में अपने साथ कायम रखने के लिए बीजेपी ने इस वक्त नई स्ट्रेटेजी बनाई है, नई रणनीति बनाई है। सिर्फ प्रचार करेंगे, मीटिंगें करेंगे, रैलियां निकालेंगे, रोड शो करेंगे, इस पर इस बार बीजेपी निर्भर नहीं है। बीजेपी ने समझने की कोशिश की है। और एक बात, ईवीएम का फायदा एक होता है, ईवीएम का जो चुनाव होता है, ईवीएम पर, मशीन पर चुनाव होता है, उसमें हर वोटिंग सेंटर के हर बूथ के आंकड़े आपको मिल जाते हैं कि इस बूथ पर आपकी पार्टी को कितना वोट मिला है। अगर लोकसभा में एक बूथ पर बीजेपी को समझो 1000 में से 600-700 वोट मिले, और पिछली विधानसभा में उसी बूथ पर अगर बीजेपी को 400-500 वोट मिले, तो कहाँ घटते हैं उसका आंकड़ा अपने हाथ में आ जाता है। और शायद मैं मानता हूं कि बीजेपी ने वही स्ट्रैटेजी बनाई है, किस बूथ पर कितना फ्लोटिंग वोटर है। जिस बूथ पर 10-12% से, यानी 1000 वोटर का बूथ है, और वहां अगर 800-900 वोटिंग हुआ है और उसमें से 50-60-70 वोटर निकल जाते आते, वो बात छोड़ दो। लेकिन जहां बड़ी तादाद में अगर 800 वोटर आ गए और उसमें से लोकसभा में अगर बीजेपी को समझो 500-600 वोटर मिले हैं और विधानसभा में वो घटकर 200-250 कम हो जाते,
तो वैसे बूथ टारगेट करो। वो जो बढ़ने वाले 200-250 और कम होने वाले 200-250 वोटर है, उनको पकड़ने की कोशिश करो। कार्यकर्ता को, आरएसएस के स्वयंसेवक को जो काम दिया गया है वो दिया गया है कि जो फ्लोटिंग वोटर है, जो लोकसभा के समय आता है और विधानसभा के समय निकल जाता है, वो हाथ से निकल ना पाए, उसको रोके रखना है कि भैया लोकसभा के समय हमारे पास आ गए हो तो विधानसभा के लिए भी रुक जाओ, हम कुछ करके दिखाना चाहते। जैसे लोकसभा में आप हमको वोट देते हैं, हम देश के लिए कुछ करके दिखाते हैं, तो अगर विधानसभा में हमको सत्ता मिलेगी तो हम दिल्ली के लिए भी, तुम्हारे अपने मोहल्ले गली के लिए भी कुछ करके दिखा सकते हैं, अगर तुम हमारे साथ रुक जाओ तो। हम अकेले नहीं कर सकते। लोकसभा जीतकर गली मोहल्ले का काम नहीं कर सकते। अगर विधानसभा जीत जाते हैं तो तुम्हारे मोहल्ले के लिए, तुम्हारे बस्ती के लिए, तुम्हारे गली के लिए हम कुछ कर सकते। और इसलिए जिस ढंग से देश की पॉलिसी के लिए, देश के विकास के लिए वो फ्लोटिंग वोटर बीजेपी के साथ आ जाता है, उसको उसकी गली के डेवलपमेंट के लिए अपने साथ रखने की कोशिश, ये बीजेपी की इस 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति है। और जो समीकरण मैंने बताया कि जो कुछ 15 से 18% आता है, निकल जाता है, वो आइडेंटिफाई करो, बूथ वाइज आइडेंटिफाई करो, कहां बड़ी तादाद में फ्लोटिंग वोटर आता है और निकल जाता है, उसको उसी बूथ बूथ पर ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर, उसके मन में अगर नाराजगी है, अनास्था है, तो उसको अपने साथ जोड़कर वोटिंग सेंटर पर लेके जाना, ये स्ट्रेटेजी बनाई है बीजेपी ने। और उसका परिणाम मतगणना के दिन दिखाई दे जाएगा। इसलिए अगर दिल्ली का आज का चुनाव हमें समझना है तो बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है और क्या समीकरण नजर के सामने रखते हुए वोटिंग दिन के लिए, प्रचार के लिए क्या रणनीति बनाई है, यह समझना जरूरी है। तो दिल्ली का चुनाव समझ में आ सकता है। बाकी प्रचार चलता रहता है, लेकिन जो नजर में नहीं आता वही तो चमत्कार करता है, जिसको वोटर बोला जाता है, जिसको फ्लोटिंग वोटर बोला जाता है, जो आजकल के चुनाव का असली खिलाड़ी है। तो दोस्तों, अभी मैं यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।